पेरेंटिंग का सॉफ्टवेयर पेरेंट्स में इंस्टॉल, और एक बच्चा भी किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा हमसे जान सके। जो बड़ों की गुफ्तगू होती है उसमें इस चीज़ को बार बार इस लेबल को दोहराया जाता है। बच्चे जो है वो चांदी का या सोने का चम्मच लेकर पैदा हो रहे हैं। मसला कहाँ पे आ रहा है? मिलीनियर से जेन जी को बेहतर होना था, जेन अल्फा को फर्दर बेहतर होना। अब उन्होंने पढ़ाना कैसे है? उन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ानी। कौन हमारी रहनुमाई कौन करेगा? पेरेंट्स और द टीचर्स। अस्सलाम वालेकुम। टॉक्स अबाउट फ्यूचर की एक और नई एपिसोड के साथ आपका खुशामदीद। मैं हूँ सोफिया सिद्दीकी और मैं आपके लिए लेके आती हूँ ये वीकली पॉडकास्ट जिसमें हम नॉर्मली बात करते हैं नौजवानों के बारे में, नौजवानों के मसाइल के बारे में, उनके लिए जो वे फॉरवर्ड्स हैं उनकी, और पाकिस्तान का जो यूथ है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान का जो यूथ है, उनको राइट ट्रैक पे लाने के लिए क्या करना चाहिए। आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनकी ख़ास बात यह है कि वो ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं, नौजवानों की ट्रेनिंग्स, जिसमें वो यूथ को बता रहे हैं कि उन्हें ग्रो कैसे करना है, उन्हें अपने आप को बनाना कैसे है, उन्हें अपनी पर्सनैलिटी में क्या चीज़ लेकर आनी है, उन्हें अपने रवैयों में कहाँ पे बेहतरी लाने की ज़रूरत है, और इसके अलावा ढेर सारी ऐसी चीज़ें जिससे यूथ का माइंडसेट अफेक्ट हो रहा है। इनके ऊपर हम बात करेंगे। मेहताब भाई है मेरे साथ, मेरे लिए भाइयों जैसे हैं। निहायत ही शफीक, अस्सलाम वालेकुम। कैसे? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई एम गुड, बेहतरीन, ज़बरदस्त एज यूजुअल। आप बताएं कैसे हैं? माशाल्लाह, गुड टू सी द स्माइल अगेन। सेम हियर। आपकी जो स्माइल है ना, वैसे तो आप यूथ के लिए काम करते हैं, मैं अपने आप को यूथ वाली लिस्ट से बाहर निकालने की कोशिश में लगी हुई हूँ, तो still that motivates, that help you to do many things। अच्छा, क्योंकि आप यूथ की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में यूथ के चैलेंजेस हैं, आप उनको किस तरह से देख रहे हैं? मुझे बेशुमार चैलेंजेस नज़र आते हैं जब मैं अपने आप को एज अ टीचर देखती हूँ, जब मैं आपको एज अ प्रोफेशनल ऑफ द मीडिया देखती हूँ तब मुझे अलग मसाइल नज़र आते हैं, जब मैं अपने घर के बच्चों को देखती हूँ तो मुझे मसाइल नज़र आते हैं, अलग तरह के नज़र आते हैं। फिर आप एक रैंडम यूथ से बात करते हैं तो फिर और तरह की प्रॉब्लम है। मेरी और आपकी जो जनरेशन है, आई गेस वी बिलोंग्स टू द सेम जनरेशन, सो मिलीनियर्स आर ऑल टुगेदर डिफरेंट। उसकी मुझे कुछ वजूहात नज़र आती हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स स्ट्रगलिंग फेज में थे तो हमें अपने आप को मनाने के लिए भी स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ी, और वो मैंडेटरी थी हमारे लिए। फिर जब हमारे बच्चे हुए, आपके तो हैं, मेरे नहीं हैं, तो जो हमारे बच्चे हुए उनके साथ अब ये प्रॉब्लम आ रहा है कि उन्हें वो लग्जरीज जो हमें लाजमी चाहिए थी उन्हें पैदा होते साथ ही मिल गई, ट्रे में रख के उन्हें मिली है। जिस तरह पहले कहते थे ना, ये बच्चा चांदी का चम्मच लेके या सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है। तो हमारे बच्चे जो हैं वो चांदी का या सोने का चम्मच लेकर पैदा हो रहे हैं। अब यहाँ से ना कंटिन्यूटी मैं आपके हवाले कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सवालों पे गई तो इतने सवाल है जो कि यकीनन मैं पूछूंगी, मगर मसला कहाँ पे आ रहा है? मिलीनियर से जेन जी को बेहतर होना था, जेन अल्फा को फर्दर बेहतर होना था। अब तो बीटा आना शुरू हो गया, बीटा की इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ये सब कुछ ख़राब हो रहा है, बिगड़ रहा है निज़ाम। वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हमने प्रॉब्लम के वर्ड को अपनी कम्युनिकेशन से एलिमिनेट करना है। उसकी रीज़न क्या है? यूथ का कोई मसला नहीं है। यस, बिकॉज मेरी एक्सपर्टी एनएलपी स्टैंड फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, दिमाग की लैंग्वेज ना। अच्छा, दिमाग की लैंग्वेज कहती है कि जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, उनका इन्फ्लुएंस होता है हमारे बिहेवियर पे, और हम अपने बिहेवियर को मोल्ड करते हैं, जैसे वोकैबुलरी, जैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं। अब प्रॉब्लम का वर्ड एक सेंस ऑफ स्ट्रेस देता है। जब भी हम यूथ की बात करते हैं और जब प्रॉब्लम के वर्ड को साथ एसोसिएट करते हैं तो हमने उसकी एनर्जी बड़ी नेगेटिव कर दी है। तो सबसे पहले हमने इस प्रॉब्लम के वर्ड को चेंज करना है चैलेंज के वर्ड से, बिकॉज जब आप कहते हैं कि यूथ का ये चैलेंज है ना, अब आपकी मोटिवेशन बड़ी डिफरेंट होगी, आपकी एनर्जी डिफरेंट होगी। अब आप एक और ऐनक लगा के यूथ को देखेंगे, और जब आप कहते हैं कि यूथ की ये प्रॉब्लम है, अब आपकी ऐनक ही डिफरेंट होगी। अब बिकॉज आप प्रॉब्लम की ऐनक से देख रहे हैं, प्रॉब्लम की इंटेंसिटी नेगेटिव है, वो आपको डाउन करती है। सिर्फ उन लोगों के लिए प्रॉब्लम की इंटेंसिटी पॉजिटिव है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, जो प्रॉब्लम को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अदरवाइज एक जनरल ऑडियंस की बात करें तो प्रॉब्लम का वर्ड itself negative intensity रखता है। For me the problem is to solve something. Okay, to solve something। तो अब हम आते हैं कि जब एक ऐसा बंदा जिसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है, वो प्रॉब्लम सॉल्वर है, उसमें हम देखेंगे कि यूथ के पहले कुछ मिथ्स हैं, उन मिथ्स को हमने ब्रेक करना है। 3 लेयर्स हैं। पहली लेयर्स में कुछ मिथ्स हैं
जो एसोसिएट होगी यूथ के साथ। अच्छा, दूसरी लेयर में फिर हमारे पास चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। देन फिर कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ये 3 लेयर्स हैं। जब तक ये 3 लेयर्स सीधी नहीं होंगी, हम एक यूथ का जो क्राफ्ट चाहते हैं वो हासिल नहीं कर सकते। Okay. अच्छा, अब यूथ को सबसे पहले एक अवेयरनेस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, बिकॉज यूजुअली मैं जब यूनिवर्सिटीज़ में जाकर सेशन करता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि यूथ के पास क्लैरिटी नहीं है, उनके पास किसी किस्म का कोई गोल नहीं है। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लें कि बेटा आप इस डिसिप्लिन में क्यों आए हैं, तो वो कहेगा कि बस आ गया, ट्रेंड था। या आगे आप ये क्वेश्चन पूछें कि आगे क्या करोगे, मैं उसके बताती पास कोई आंसर नहीं मुझे होगा। मुझे पता है ये सब। जब मैं अपनी नई क्लास शुरू होती है, एक सेमेस्टर से हम नए सेमेस्टर में स्विच होते हैं, तो मैं अपना पहला सेशन जो है उसमें मैं पूछती हूँ स्टूडेंट से, व्हाई यू आर स्टडिंग दिस, क्या बनना है, व्हाट्स द कैरियर मोटिवेशन, पर्सनल लाइफ में क्या गेन करना चाहते हैं। ये 4-5 सवाल होते हैं और पीछे मैं पूछती हूँ कि ये बताएं कि पहले आपने क्या पढ़ा है। सो उससे मैं ड्रॉ करती हूँ कि हाउ दे विल एसोसिएट विद मीडिया। फॉर इंस्टेंट मैं मीडिया स्टडीज पढ़ा रही हूँ, तो हाउ द मीडिया स्टडीज विल कॉम्प्लिकेट और कंपलसेट दैट थिंग। क्या आइडिया है, क्या आइडियोलॉजी है, आगे बढ़ने की कितनी मोटिवेशन है, मैं वो चीज़ें निकालती हूँ। अब 30 स्टूडेंट्स की अगर क्लास है ना, फॉर इंस्टेंस इस सेमेस्टर में मैं BScs बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ इंट्रोडक्शन टू मीडिया स्टडीज। ओके, सो नाउ वो बनने आए थे मीडिया पर्सन, वो बनने आए थे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स, ठीक है, BScs कह रहे हैं मेजरली, ठीक है। यूनिवर्सिटी ने एक कंपलसरी सब्जेक्ट उनके लिए रख मारा मीडिया, क्योंकि बहुत सारे लोग वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, कंटेंट डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, तो उनको मीडिया की उसमें डाल दिया। अब सिर्फ इसी सेमेस्टर की बात करूं जो कि 2 महीने पहले शुरू हुआ है, तो 30 स्टूडेंट से मैंने पूछा कि आप मीडिया स्टडीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, तो 4 उसमें से ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम ऑलरेडी मीडिया में कुछ चीज़ें कर रहे हैं, सो वी वांट टू लर्न, और बाकी ऐसे थे जस्ट डिग्री चाहिए, और डिग्री होती है तो ये भी एक बड़ा मसला है। नहीं, आपने उस सब्जेक्ट के ऊपर काम करना, मेरे अब्बू का बिजनेस है, मेरी फलां चीज़ है, लाइक इफ़ योर फादर इज डूइंग बिजनेस, आप मे बी बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ें तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। कर लें आप बीबी, सो मेनी सब्जेक्ट तो इतने ज़्यादा है ना आजकल, डेवलपमेंट स्टडीज़ पढ़ लें, आप बिजनेस ग्रोथ पढ़ लें, लेकिन बिजनेस हमारा सेटल्ड है, तो क्योंकि अब्बू ने वो सेट कर दिया है तो बच्चा ऑटोमेटिकली सेट कर लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। फॉर इंस्टेंट मेरे अब्बू ने जो बिजनेस ड्राइव किया था, वो बिजनेस मेरे भाइयों में से कोई एक ने लेके आगे टेक ओवर किया, बाकी ने उसको खराब ही किया अपनी जगह पे, ठीक है। तो या फिर मे बी उनका इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, लेटर ऑन दे मूव ऑन विद देयर कैरियर, जो उनकी चॉइस थी। तो स्टूडेंट्स को, यूथ को ये समझाना कि भाई नहीं, इफ यू डोंट वांट टू स्टडी दिस, डोंट स्टडी इट, वो पढ़े जिसको पढ़ के आपको फायदा हो। अच्छा, देखें इसमें बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अगर हम थोड़ा सा देखें तो जो स्टूडेंट है ना, उनके पास क्लैरिटी नहीं है, ऑप्शन भी नहीं, एग्जैक्टली वही वाली बात आ गई है। अब जैसे लाइक कि मेरे पास जब कोई स्टूडेंट आता है और वो कहता है कि सर बताएं कि किस फील्ड में जाऊं, तो मैं कभी उसे नहीं कहता कि आप CS में जाएं या ट्रेनिंग फील्ड में आएँ, बिकॉज ट्रेनिंग की फील्ड मेरे इनर सेल्फ के साथ अलाइन है, इसमें मेरे अंदर का बल्ब जल रहा है जी, उसका नहीं जल सकता। अब मैं उसे कह दूं कि बेटा आप इस फील्ड में आए, बहुत स्कोप है, और मे बी उसका अंदर का बल्ब उसके साथ अलाइन ना हो, तो क्या होगा, वो जब फील्ड में आएगा तो वो एक्सेल नहीं करेगा। अब मैं ये प्रोसेस देता हूँ बच्चे को कि बेटा आप अपने शौक जो है उनकी एक लिस्ट बनाएं, 4-5 ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं उनकी लिस्ट बनाएं, और फिर उनमें से देखें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी वो चीज़ ऑफर कर रही है। फिर आप यूनिवर्सिटी में जाएं और वहाँ के टीचर्स से मिलें। अच्छा, टीचर से मिलने के बाद फिर आप वहाँ के सीनियर स्टूडेंट से मिलें, देन आपके पास एक कंप्लीट माइंड का मैप क्लियर हो जाएगा, मेंटल मैप इसे हम कहते हैं NLP में। जब आपके पास एक कंप्लीट मेंटल मैप है, देखिए मैप आपका जितना अपडेटेड होगा ना, रिजल्ट्स उतने शानदार होंगे। अब आपका मैप ही पुराना है जिसमें कोई चीज़ अपडेटेड नहीं है, जबकि हम जो बात कर रहे हैं कि दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है, चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। अब वो ओल्ड मैप के साथ जब जाते हैं तो क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, और उस कंफ्यूजन के बाद वो कहते हैं चले डिग्री तो डिग्री है, कोई भी कर लें, फिर वो किसी भी ऑप्शन पे आ जाते हैं। आल्दो जो प्रोसेस है उसमें आपने सजेशन नहीं देनी,
बिकॉज आपने बच्चे का इनसाइड एक्टिव करना है। हम NLP कोचिंग के अंदर किसी भी पर्सन का इनसाइड एक्टिव करते हैं। हर प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशंस हैं वो आपके अंदर मौजूद हैं, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहे होते। अब इनसाइड एक्टिवेशन का जो प्रोसेस है ये स्टूडेंट के साथ नहीं हुआ होता। वो अपने इनसाइड को एक्सपेरिमेंटल फेज पे डिग्री पूरे में ट्राई करता रहता है। ओके, ये इनसाइड डेवलपमेंट का जो फेज है, ये कौन हमारी रहनुमाई कौन करेगा, पेरेंट्स और द टीचर्स? देखिए, इट्स अ ट्रायंगल। इसमें आपका स्कूल के सिस्टम इन्वॉल्व है, इसमें आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं और बच्चा खुद है। एक साइड जो है ट्रायंगल की वो स्कूल सिस्टम है। ये बेस जो है स्कूल सिस्टम से बनती है। ये हम नहीं कह सकते कि डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन है तो बच्चे को पता होना चाहिए। नो, ये मसल बिल्ड होने हैं स्कूल में। जब बच्चा आपका ग्रेड 8 का स्टूडेंट है तो उसको एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, उसको एक पाथ की ज़रूरत है, उसके मेंटल मैप को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। उस टाइम पे उससे क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है, उसको अपनी पसंद और नापसंद का उस वक्त मालूम होना ज़रूरी है। बिकॉज अगर बच्चे को ग्रेड 8 में कुछ आइडिया नहीं है और वो 9th में चला गया, 9th के बाद 10th में चला गया, 10th जैसे ही उसने क्लियर करनी है तो घर में एक नया प्रॉब्लम आ जाना है। और वो प्रॉब्लम क्या होगा कि अब आगे अब आगे हमें इस बच्चे को किस फील्ड में डालना है। तो मामू आएंगे, मामू कहेंगे अच्छा इस फील्ड में डाल दो, चाचू कहेंगे कि इस फील्ड में डाल दो, फूफो की एक अलग राय आ जाएगी। अब बच्चा कंफ्यूज है और बच्चा देख रहा है मेरे दोस्त कहाँ जा रहे हैं। अगर घर वाले बच्चे से पूछ रहे हैं तो बच्चा कहेगा कि मेरे सारे फ्रेंड्स इस ग्रुप में जा रहे हैं तो हम भी इस ग्रुप में जाएंगे। अब क्या होगा? अब बेसिकली वो एक कंफ्यूज पर्सनैलिटी विदाउट क्लैरिटी आगे कॉलेज में चला गया। अब वो जब कॉलेज में 2 साल लगाता है तो क्या होगा? अगेन उसके बाद यूनिवर्सिटी की जर्नी है। अब या तो उसके नंबर कम होंगे बिकॉज वो जो कॉलेज का उसका टाइम था उसमें वो अलाइन नहीं था, क्लियर नहीं था, स्टडी के साथ उसकी वो एसोसिएशन नहीं थी। अब फिर आगे यूनिवर्सिटी में भी सेम यही क्वेश्चन है कि आगे अब किस फील्ड में जाना है। तो दाखला नहीं मिला किसी भी यूनिवर्सिटी में, उसको एडमिशन मिल गया, कोई भी फील्ड आ गई, उसने कहा बस एडमिशन मिल गया, मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, नो गो अहेड। अब ये पूरे की पूरी इक्वेशन अगर देखें तो इसमें क्या है कि स्टार्ट में जो पहला पार्ट था ट्रायंगल का वो मिस था कि स्कूल साइड से उसको एक क्लियर मेंटल मैप नहीं मिला। सेकंड, पेरेंट्स। क्या पेरेंट्स ने कोई ऐसी चीज़ें, ऐसी ऑप्शन उसके सामने रखी? क्या पेरेंट्स ने उसके साथ फ्यूचर के बारे में कोई डिस्कशन की? क्या पेरेंट्स ने उसके विजन पे काम किया? नहीं। अब पेरेंट्स ने भी काम नहीं किया। अब रह गया बच्चे की अपनी पर्सनैलिटी। तो बच्चे का फिर जो एक्सपोजर है, जो उसके दोस्त हैं, जो वो मीडिया पे देख रहा है, उससे उसने इन्फ्लुएंस होना है। वो मीडिया पे जैसी चीज़ देख रहा है, थर्ड जो ट्रायंगल का पार्ट है वो उससे इन्फ्लुएंस होगा और वही एक्टिव होगा, बच्चा उसी डिमेंशन में आगे जाता जाए। सो दैट्स व्हाई आवर जेन ज़ी इज मोर ऑन टू द मीडिया थिंग्स। मीडिया कुछ भी स्क्रॉलिंग वीडियोस देखना, ठीक है। अब हम अब अगर पेरेंट्स से बात करें तो पेरेंट्स के लिए 2 लाइंस में, 3 लाइंस में आप क्या कहेंगे कि व्हेन दे स्टार्ट विद देयर माइंड विजन के ऊपर काम करना शुरू करें, व्हेन दे टर्न 13 और टीन एजेस में इंटर होते हैं तब, या बिफोर दैट? देखें, जो बच्चा जब 14 ईयर्स को क्रॉस करता है ना, उसके बाद पेरेंट का जो रिलेशन है वो फ्रेंडशिप वाला होना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो उससे पहले भी बच्चे के साथ पेरेंट्स का क्वालिटी टाइम होना चाहिए। देखें, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पेरेंट्स बहुत से मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या करें? अब जो पेरेंटिंग है ना, अल्लाह ताला ने माँ बाप के अंदर डाली हुई है। ये कोर्स उनके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब उन्होंने पढ़ाना कैसे है? उन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ानी, उन्होंने प्रैक्टिकल बच्चे के साथ बैठना है, उन्होंने प्रैक्टिकल बच्चे के साथ कन्वर्सेशन करनी है। बच्चे का ट्रेंड, बच्चे का फ्लो बता देता है कि बच्चा भी किस साइड पे जा रहा है। लेट्स सपोज एक बच्चे के अंदर स्पोर्ट्स का टैलेंट है, बच्चे की एक्टिविटीज बताएंगे। अब वहां पे पेरेंट्स का क्या काम है? उसे सपोर्ट करें, उसे सपोर्ट करें। और अगर उसे सपोर्ट करके उसे एक स्ट्रक्चरल वे में ले आए, जिस भी स्पोर्ट में है, जिस भी फील्ड में है, उसे कोई एकेडमी में उसका एडमिशन करवा दें कि उसको स्ट्रक्चर कर दें, देन क्या होगा? बच्चे का टैलेंट सामने आना शुरू होगा। दैट वुड बी मल्टीप्लाइड एक्चुअली। हम गलती वहाँ पे कर रहे हैं कि हमें समझ आ रही है कि बच्चे की फिजिक लेट्स सी एथलीट वाली है, हमें बचपन से नजर आ रहा है, बच्चा खेलने में भी बहुत अच्छा है, बच्चा एक्सरसाइज बहुत अच्छी करता है। हम अगर अपना टाइम नहीं निकाल पा रहे ना उसको देने के लिए कि थोड़ा सा टाइम उसको दे दें कि वो किसी एकेडमी में चला जाए, एक ये बहुत बड़ा मसला है। लाइक पेरेंट्स समझते हैं कि हमें अगर खेलने का, लेट्स से कि मुझे अगर एज अ मिलीनियर बाहर जाके खेलने का, साइकिल चलाने का, किसी भी ऐसे गेम्स में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला तो आई शुड नॉट थिंक कि मेरे बाद वालों को भी नहीं मिलना चाहिए, या
क्योंकि मेरे माँ बाप के पास टाइम नहीं था तो इनके पास नहीं होना चाहिए. नाउ आई एम ड्रैगिंग यू टुवर्ड्स जनरेशनल ट्रॉमा. मुझे जो चीज़ नहीं हासिल हुई, या आप बहुत ज़्यादा दे देते हैं या आप बिल्कुल भी नहीं देते. तो यहाँ पे जो जनरेशनल ट्रॉमा है वो बच्चों के कैरियर को कैसे मुतासिर कर रहा है? देखिए, जनरेशनल ट्रॉमा कह लें, गैप कह लें, इसको कवर करने के लिए ना सबसे पहले देखें, जब आप बच्चे के साथ बात करते हैं ना, हम कम्युनिकेशन स्किल का एक रूल है, आप जब भी किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं आप उसके लेवल पे आते हैं. बिल्कुल ठीक है. अब लेट्स सपोज कि आपका बच्चा एक नई जनरेशन का बच्चा है, आप उसके लेवल पे जब आएंगे तो आप उस जैसा सोचेंगे. देखें, जब आप बच्चे के साथ, अब मेरी बेटी 3.5 साल की है और वो जब मेरे साथ गेम खेलती है या मैं उसके साथ गेम खेलता हूँ तो मैं ट्रेनर नहीं होता. मैं एग्जैक्टली मैं भूल के अपने नेफ्यूज के साथ खेलती हूँ. तो भूल के खेलती हूँ कि मैं कौन हूँ. लाइक अभी हम रात को एक गेम खेल रहे थे, मेरे पास ऑक्सफोर्ड का एक सॉफ्टवेयर था और उसके अंदर काफ़ी गेम्स थी, लर्निंग भी थी, तो अब मैं उसके साथ खोया हुआ था और एक जगह पे मैं स्टक था. तो मुझे कहती, बाबा मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे करना है. Oh my God. अब मैंने उसे ये नहीं कहा कि आप कैसे बताओगे, बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम उससे लैपटॉप के ऊपर एक्सपोजर दिया. आल्दो के टच डिवाइसेस पे तो वो करती थी, बट लैपटॉप पे माउस की मदद से उसने पेंटिंग करनी थी. अब उसने कैसे क्लिक करना है, कैसे कलर को सिलेक्ट करना है, और मैं ये सोच रहा था कि ये नहीं कर पाएगी, बट उसने जब कहा कि बाबा मैं आपको बताती हूँ, तो मैंने कहा जी मुझे बताओ. अब ये वो मेरा जेस्चर था जिसने उससे कनेक्ट किया. जब मैंने उसे कहा कि मुझे बताओ, अब उसका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो गया और उसने वो मुझे करके दिखाया. सो जब आप बच्चों के साथ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो आपने बच्चे के लेवल पे आना है, नंबर 1. नंबर 2 कि उस गैप को कवर करने के लिए आपने अपने माइंड से एक चीज़ निकाल देनी है कि मेरे पास टाइम नहीं है. बच्चे आपकी प्रायोरिटी हैं. आपने लेट्स सपोज 1 आवर निकालना है बच्चे के लिए, तो वो फिर क्वालिटी का 1 आवर बच्चे के लिए ही है. फिर ये नहीं है कि आप उसमें अपना काम कर रहे हैं या आपके माइंड में कोई और फिल्म चल रही है या आपके माइंड में ऑफिस का कोई वर्क चल रहा है. नो, वो फिर 1 घंटा आपका उस बच्चे के साथ है. फिर आप उसकी माइंड स्टेट में जाएंगे, बिकॉज लर्निंग कर्व आपका तब इंक्रीज होता है जब आप बच्चे के लेवल पे जाते हैं और आप उसको समझने की कोशिश करते हैं. अमूमन पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को सुनते नहीं है, बच्चे को हुक्म देते हैं, बेटा ऐसे कर दो, बेटा ऐसे कर दो. ठीक है ना, मारूंगा अगर ये नहीं करोगे. बच्चे को देखें, सुकरात कहता है मैं किसी की जिंदगी नहीं बदल सकता, उसे सोचने पे मजबूर कर सकता हूँ. अब सोचने के लिए टूल सुकरात कौन सा यूज करता था? आस्किंग, क्वेश्चनिंग. बिकॉज क्वेश्चनिंग आपकी कोचिंग की बेस है. आप इनसाइड एक्टिव करने के लिए क्वेश्चनिंग करते हैं. बच्चे से आप क्वेश्चनिंग नहीं करते. वहाँ आप क्या करते हैं? हुक्म देते हैं, बेटा ऐसे कर लो, ये काम ऐसे कर लो. नहीं, मैं कह रहा हूँ ऐसे कर. मैं आपको बताता हूँ, झूले पे ऐसे चलो बेटा, ऐसे नहीं करो, ऐसे चढ़ो. लेट देम डू. यस, लेट देम डू. और आपने बच्चे को बिल्कुल फ्री हैंड देना है और बच्चे को ओपन करने के लिए आपने क्वेश्चनिंग करनी है. ठीक है ना. लाइक आप पूछें बच्चे से. मुझे याद है कि 2012 में मेरी गवर्नमेंट की जॉब होगी, 17 ग्रेड की जॉब थी. अब गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको पता है कि लोग पागल होते हैं. अच्छा, मैं जब सिलेक्शन होगी तो मैं घर आया तो मैंने अब्बा जी को एक ही बात की कि मैंने जॉब नहीं करनी. तो उन्होंने मुझे नहीं कहा कि क्यों नहीं करनी. नाइस. उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, अच्छा क्या करना है. अब मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ तो ये पेरेंटिंग का वो सॉफ्टवेयर अल्लाह ताला ने जो इंस्टॉल किया हुआ है उसकी खूबसूरती है. तो मुझे कहते हैं अच्छा बताओ क्या करना है. मैंने कहा जी अपना काम करना है. कहते हैं लेट्स डू इट. अब क्या हुआ कि मैंने फिर अपना काम स्टार्ट किया. मैंने कहा कि मैंने अपनी एकेडमी बनानी है. तो कहते हैं ठीक है बना लो, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन जो करना है खुद करना है. अब ये वो एक 1 लाइनर स्टेटमेंट थी जिसने मुझे अपने मसल्स को स्ट्रेच करने का एक मौका दिया, जिसने मुझे कहा कि वाकई कि जो मेरी वैल्यू फ्रीडम थी उसको मैंने कैसे लिव करना है. बिकॉज मेरी वैल्यू थी फ्रीडम, मुझे क्लैरिटी थी स्टार्ट से. तो मैंने कहा कि अगर मैं जॉब करूंगा तो मैं फिक्स हो जाऊंगा, जबकि मैं फिक्स नहीं होना चाहता. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. मैं क्योंकि इसमें फंसी हुई हूँ ना, लाइक. मगर ऐसा नहीं है, आपको पता है मेरे पास I have multiple time I got the opportunity to do the government job on 16, 17, 18, 19 तक की पोजीशन तक के लिए. एंड देन आई थॉट कि यार नहीं, मैं फंस जाऊंगी, मैं बोल नहीं पाऊंगी. लाइक मेरी अपनी जो पर्सनालिटी है वो कहीं ख़त्म हो जाएगी बाकी सारी चीज़ों के बीच में. देखें, अब ये आपके माइंड की क्लैरिटी है ना, ये आपके एक माइंड का मैप है. सो सेम पेरेंट्स जब बच्चे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बेसिकली वो बच्चे के माइंड को एक्सपैंड कर रहे होते हैं, उस मेंटल मैप में अपडेशन कर रहे होते हैं. ठीक है. अब उस मेंटल मैप की अपडेशन जितनी अच्छी होगी, बच्चा जब यूनिवर्सिटी जा रहा है या जब कॉलेज आ रहा है फर्स्ट स्टेज में ना, जब स्कूल से वो कॉलेज में आ रहा है, अगर उसका मेंटल मैप अपडेट नहीं है
तो फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, फिर बच्चे को क्लैरिटी नहीं मिलेगी और फिर उसकी पर्सनैलिटी बड़ी डिफरेंट होगी। बिकॉज मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है कि उनके अंदर टैलेंट बहुत था, बट क्या हुआ कि उनके पेरेंट्स ने उनके मेंटल मैप को एक्सपैंड नहीं किया। रेस्ट जो स्कूल साइड थी वो आपको पता है कि जो एक रैट रेस चल रही है, नंबर रेस चल रही है, वो उसी में है, और बच्चा आगे गया और बच्चा आगे एक्सेल नहीं कर पाया और बच्चे ने फिर पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा, नंबर रेस की आपने बात की, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करूँगी, कितना इम्पॉर्टेंट है टू गेन ए ग्रेड्स? फॉर मी इट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट, और मैं कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थी, कभी भी नहीं थी, अभी भी नहीं हूँ। लाइक मैं पढ़ना चीज़ों को वहाँ तक चाहती हूँ जहाँ तक वो मुझे समझ आ जाए, उसके बाद क्या हो रहा है इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। और मैं कभी भी रट्टा भी नहीं लगाती थी। उसका इम्पैक्ट मुझे नज़र आता है। मेरी क्लास में जब हम मैट्रिक में थे तो वी वर 27 गर्ल्स, बॉयज़ का सेक्शन अलहदा था तो इसलिए मैं उनको काउंट नहीं कह रही हूँ। तो हम 27 गर्ल्स में से 2 लड़कियाँ इस वक्त ऐसी हैं जो मुझे काम करती हुई, जॉब करती हुई नज़र आ रही हैं, अपने आप को सेल्फ मेड तरीके से बनाते हुए। रेस्ट ऑफ देम आर, आई डोंट नो शुड आई से फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, घर उन्होंने बसा लिया है, लेकिन जो यहाँ का विजन था वो सबका रुक गया। रश कर रही हैं बच्चों के पीछे, बच्चों की भी अच्छी पेरेंटिंग नहीं हो रही, उसमें स्ट्रगल अलहदा है, आपको आपकी बेसिक जो नीड्स हैं, मेंटल नीड है, वो नहीं मिल रही, बट है। देखिए मैंने जो आपको स्टार्ट में ना 3 लेयर्स बताई थी ना, तो पहली लेयर क्या थी? मिथ्स। अब बेसिकली जब लड़की की बात आती है तो पेरेंट के माइंड में भी ये मिथ है कि आगे तो तुमने घर शादी करनी है ना, लाइक कि घर संभालना है, और जब घर संभालना है तो क्या ज़रूरत है इन चीज़ों में पढ़ने की। अब बेसिकली इस मिथ की वजह से ना आप बच्चे के विजन को ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है। अब बच्चे का मेंटल मैप, आपने उसका जो नक्शा है, मैप है, उसको आपने अपडेट कर दिया कि आगे आपकी ज़िंदगी नहीं है, शादी के बाद आपकी ज़िंदगी अपनी नहीं, आपकी पर्सनैलिटी भी नहीं है, लाइक आपने उस विजन को ख़त्म कर दिया। अब इस मिथ की वजह से क्या होगा? बच्चा वैसा ही सोचेगा, और ये मिथ है, ये रियलिटी नहीं है, ये मिथ है जो हमारी सोसाइटी में है। ठीक है। अब क्या होता है कि नंबर रेस भी ऐसे ही एक मिथ है। ठीक है। आपने बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे ने पढ़ना है, ग्रेड्स अच्छे आने चाहिए कि आगे आपने एडमिशन लेना है, दैट्स इट। लेकिन इसमें ये नहीं है कि आप उसको कहें कि आपने अप टू द मार्क जाना है, और अगर वो ना हुआ तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मेरा जो अभी 13 साल का नेफ्यू है, वो रो रो के उसने बुरा हाल किया हुआ था कि उसका ए ग्रेड नहीं आया, सी ग्रेड आ गया था। नो, ग्रेड उसका ए ही था, बट फर्स्ट पोजीशन नहीं आई, थर्ड पोजीशन। हमें इस मिथ को ब्रेक करना है कि जो नंबर हैं वो ज़रूरी हैं जस्ट आपके सर्वाइवल के लिए, आपका जो एजुकेशनल करियर है उसके लिए। बिकॉज इस इक्वेशन के 3 पार्ट हैं। एक पार्ट है सोशल लर्निंग। ठीक है। अब सोशल लर्निंग बच्चे की अगर 0 है और उसकी IQ वाली जो साइड है जिसमें वो नंबर ले रहा है और अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहा है, वो बेशक हाई है। जस्ट IQ इज नंबर्स। IQ को हम एसोसिएट कर सकते हैं राइट नाउ नंबर्स के साथ। समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि IQ को हम लेबल कर देते हैं आपकी नंबर रेस के साथ। नंबर जितने ज्यादा है इट मीन कि बच्चा इतना टैलेंटेड है, जबकि ऐसा नहीं है। उसके साथ है आपकी सोशल लर्निंग, कि सोशल लर्निंग में बच्चा कहाँ खड़ा हुआ है। फिर है आपकी इमोशनल लर्निंग, कि आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हैं, आप अपने इमोशंस को कैसे यूज करते हैं, आपको ये आइडिया है कि कहाँ पे कौन सी बात करनी है और कहाँ पे कौन सी बात नहीं करनी। आपने जब प्रेजेंट करना है तो वहाँ पे जो चीज़, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे जो चीज़ मैटर कर रही है वो आपकी सोशल लर्निंग प्लस आपकी इमोशनल लर्निंग, एंड देन उसके साथ 20% पार्ट या 30% पार्ट आपका IQ का है। अब ये तीनों मिलके इक्वेशन बना रहे हैं, जबकि हम इक्वेशन के एक पार्ट को, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज 30% IQ है और पासिंग मार्क्स जिंदगी की इक्वेशन के 40% है। आप तैयारी 30% के लिए कर रहे हैं तो आप पास कैसे होंगे? बिल्कुल सही। जो बाकी पार्ट है 70%, लाइक कि आपकी सोशल लर्निंग, आपकी इमोशनल लर्निंग, वो आपने छोड़ दी। हम डिस्कस कर रहे थे कि ख़वातीन के जो आप देख रहे हैं कि एक बड़ा शिफ्ट है ग्रोथ में, फिर उनके जो ड्रीम है, ड्रीम गोल्स नहीं दिए जा रहे, उस ड्रीम गोल्स ना देने की वजह से वो अज्यूम कर लेती हैं कि वो सिर्फ शादी करेंगी, सेट होंगी और उनके ख्वाब यहीं तक है। अभी हमने एक्सपीरियंस पे किया है इसको कि ख्वाब आपका मैक्सिमम ये है कि मुझे शादी करनी है और शादी 1 करोड़ रुपए में कम से कम करनी है। इस वक्त तो ये भी चैलेंज चल रहा है। तो हाउ टू, इसकी क्या वजह है? पेरेंट्स इज द इशू और द सोसाइटी,
या फिर सोसाइटी, पेरेंट्स, टीचर सब मिलके इस एक इशू को इन्हांस कर रहे हैं? देखिए, हम टीचर्स का तो नहीं कह सकते कि टीचर ऐसी कन्वर्सेशन नहीं करते, बहुत कम रेशो होगी कि कोई एंड दिस इज अनदर थिंग, बैड थिंग मुझे लगता है समटाइम्स, जो नहीं करते। टीचर्स को इस पे बच्चों को अपडेट करना चाहिए। अच्छा, पेरेंट्स के साथ साथ फैमिली मेम्बर्स के जब बच्चियां किसी शादी पे जाती हैं या जब फैमिली वाले घर आते हैं तो जो बड़ों की गुफ्तगू होती है उसमें इस चीज़ को बार बार, इस लेबल को दोहराया जाता है। अब क्या होता है कि वो लेबल जब बार बार रिपीट होता है तो रेपिटेशन की वजह से बच्चियों के दिमाग में चला जाता है और फिर रहती सहती कसर ड्रामों में निकल जाती है। जो स्क्रीन पे ड्रामे चल रहे होते हैं उनके अंदर भी यही कल्चर दिखाया जाता है कि लड़की है, फिर उसकी शादी होगी, फिर उसकी लाइफ ऐसे ही चल रही है। सो शादी वाला ही सिलसिला ड्रामे में भी दिखाया जाता है। अब हर तरफ से बच्चे की माइंड में ये डाटा जा रहा है, जिसकी वजह से उसने अपने मेंटल मैप को एडजस्ट कर लिया। वो इसके लिए फ्लेक्सिबल होगी कि अब मुझे आगे फ्यूचर को नहीं देखना, बस पढ़ लिया, बस शादी हो जाएगी, दैट्स इट। ठीक है। Okay. अब दूसरी For ऑप्शन me क्या it's है? a very big अब gap. दूसरी ऑप्शन क्या है इसमें? दूसरी ऑप्शन ये है कि हम बच्चियों को एम्पावर करें। हम बच्चियों को बताएं कि शादी के बाद बेटा आपकी जर्नी खत्म नहीं होनी, शादी के बाद तो जर्नी स्टार्ट होनी है कि हाँ, आपने फैमिली के साथ साथ अपने काम को भी लेके चलना है, अपने ख्वाबों को भी लेके चलना है और जो आपकी हॉबीज हैं आपने उन पे काम करना है। और इसके लिए उस बच्ची का जब माइंड प्रिपेयर होगा तो डेफिनेटली जो भी पार्टनर है, देखिए जब शादी होती है ना तो मियाँ बीवी फ्लेक्सिबल मोड में होते हैं, बिकॉज एडजस्टिंग हो रही होती है। फीमेल जो है वो मेल के अकॉर्डिंगली, मेल फीमेल के अकॉर्डिंगली फैमिलीज की एडजस्टमेंट होती है। तो वहाँ पे अगर आपके माइंड में कोई चीज़ क्लियर है ना तो आप उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आपके पास पता ही नहीं आप जाएंगे कहाँ। सो मैं वो कहता हूँ कि मैंने अपनी किताब में एक स्टोरी लिखी है कि एक बंदा था और वो एक देहात में रहता था। तो उससे किसी ने कहा कि ये कामयाबी का पता है, इसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है कि कामयाबी कहाँ से मिलती है। तो वो गांव में एक बंदे के पास जाता है, वो कहता है नहीं, दूसरे के पास जाता है, कहता है नहीं, वो जिसके पास जाता है वो कहते हैं ये ऐसा कोई एड्रेस नहीं है, तुम गलत हो। खैर एक बुजुर्ग से कहते हैं दूसरे गांव में शायद किसी को पता हो। अब वो अपने गांव से निकलता है, दूसरे गांव में जाता है, सेम आंसर मिलता है। फिर वहाँ पे एक बुजुर्ग उसे हिंट देते हैं यार ये शायद आप शहर में चले जाओ, वहाँ पे इसका कोई आंसर मिल जाए। अब वो बस में बैठता है और जब बस में बैठता है तो उसी के गांव के लोग उसके साथ बैठे हुए होते हैं जो मेहनत मजदूरी के लिए, अपनी किस्मत को आजमाने के लिए शहर जा रहे होते हैं। और वो उनसे पूछते हैं भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहते हैं मैं इस एड्रेस पे जा रहा हूँ। तो वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं इस एड्रेस पे जो भी जाता है वो फारिग हो जाता है, इस एड्रेस का आज तक किसी को पता नहीं चला। अब उसके माइंड में उस टाइम ये गुफ्तगू चल रही होती है कि मुझे इन वाले रास्ते को अपनाना है या इस एड्रेस को फॉलो करना है। ठीक है। अब ये उसकी सेल्फ टॉक चल रही है। अब अगर उसके का अंदर का इंसान मजबूत नहीं होगा, उसके पास क्लैरिटी नहीं होगी तो वो डाइवर्ट हो जाएगा। बिकॉज एक गांव में, दो गांव में, फिर बस में जो उसके साथ मुसाफिर थे उन्होंने उसको यही कहा कि ये रास्ता जो है, ये एड्रेस जो है ये सही नहीं है, इस पे जो भी जाता है वो गुम हो जाता है। तो पेयर ग्रुप प्रेशर आ गया, पेयर ग्रुप प्रेशर आ गया। लाइक सोशल लर्निंग के, सोशली आप कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो सोशली जब बच्चियों के इर्द गिर्द यही लेबल डाले जाएंगे तो आप अज्यूम करें कि क्या होगा। तो हमने इन लेबल्स को जहाँ तक हो रिमूव करना है। जैसे मुझे याद है कि जब मेरी शादी होनी थी तो मेरे जितने भी दोस्त कहते थे शादी के बाद देखेंगे क्या होगा। हाँ, शादी के बाद देखेंगे, शादी के बाद तो देखेंगे कि आप आओगे नहीं आओगे। अब ये वो सारे लेबल्स हैं जो आपके माइंड में फिक्स हो जाते हैं और फिर आपका बिहेवियर वैसा ही होता है। ठीक है ना। जैसे मेरी अम्मी कहती थी कि हाँ शादी के बाद देखेंगे बेगम कैसे बना के खिलाएगी, बेगम क्या करेगी। अब ये अच्छा बनाती है। अब ये वो लेबल्स हैं। अच्छा ना भी बनाए, देखिए अगेन इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। आपकी दोबारा से जिंदगी स्टार्ट हो रही है और अगर आप ही उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, इन लेबल्स की वजह से आप सपोर्ट नहीं करते, इन लेबल्स की वजह से आप गुस्सा कर जाते हैं, इन लेबल्स की वजह से आप भी उसको सपोर्ट नहीं करते, तो वो तन्हा हो जाती है। और वो जब तन्हा होती है वो इमोशनली वीक होती है, मेंटली वीक होती है। फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके बच्चों की अच्छी परवरिश करेगी? बिकॉज आपने उसको मेंटली डैमेज कर दिया। और डैमेज करने में क्या थे? लेबल्स थे, जस्ट लेबल्स थे। लाइक कि मैंने जब शादी करनी थी तो मेरे जो को फाउंडर शेपिंग फ्यूचर के हैं तहसीन वाहिद, हम गाड़ी में बैठे हुए थे और मैंने कहा कि निकाह को आसान करो। मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं सादगी से शादी करूँगा और मैं एक था। तो अब मेरी पूरी फैमिली मेरे अगेंस्ट थी, मेरी खाला मेरे अगेंस्ट होगी, मेरी सिस्टर्स कहती हैं कि एक ही बच्चा है तो नहीं। बट मैंने बिल्कुल सादगी से शादी की। तो मैंने कहा नाराज़ है कब तक रहेंगे,
1 साल नाराज रहे, 2 साल नाराज रहे, देन वो जो पैसे थे हमने लर्निंग पे इन्वेस्ट करना शुरू किए। Wonderful. हमने लर्निंग की, हमने एडवेंचर ट्रैवल किया, घूमे फिरे, आप लोगों की कंपेनियनशिप डेवलप हुई, उसको डेवलप किया। अब क्या हुआ कि अल्टीमेटली जो हमने नई जिंदगी का आगाज करना था उसके लिए हमने तैयारी कर ली। अच्छा, तैयारी कर ली, हमारी जिंदगी अच्छी चलना शुरू होगी। देन फिर मुझे थोड़ा सा एक और चीज जो मैंने सीखी अपने एक्सपीरियंस से, वो ये है कि शादी जब बच्चे की होती है तो उसमें सिर्फ मियाँ बीवी की लर्निंग नहीं होती, उसमें साथ फैमिली की भी लर्निंग होती है। हाँ बिल्कुल। और अगर आपके अम्मी अब्बू तैयार नहीं है उस लर्निंग के लिए तो शादी के बाद प्रॉब्लम्स बनना शुरू। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स बिल्कुल ऐसे ही है। अब उनको कैसे टैकल करना है मुझे भी आइडिया नहीं था। स्टार्ट में मैं भी बहुत सेंसिटिव था, बिकॉज वालदा की एसोसिएशन, एक ही बच्चा हो तो उसके साथ बहुत ज्यादा होती है। ओह, दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, आई नो, यस। अब उसको कैसे डील करना है, वहां पे अगेन लर्निंग। अब क्या हुआ कि वालदा ने भी फिर कुछ YouTube से लर्निंग करना शुरू की, खुद ही उन्हें फील होना शुरू हुआ। Amazing. अब जैसे लर्निंग शुरू हुई, अब मुझे उनके बिहेवियर में चेंजिंग नजर आई कि 2 साल पहले जो बिहेवियर था वो नहीं, अब टोटली चेंज है। अब से एक्सेप्टेंस का लेवल बढ़ गया। अब ये सोशल लर्निंग है जो आपने प्रैक्टिकल सीखनी है, और इसके लिए अपने माइंड को इस तरह के लेबल से महफूज रखना है। तो मैं कहता हूँ कि अपने आप को इस तरह के लेबल से अगर आप बचा लेते हैं देन आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। अमेजिंग, ठीक है। सो सेम फॉर जो फीमेल्स हैं उनके लिए भी यही मैसेज है कि वो इस तरह के लेबल से अपने आप को बचाएं, बिकॉज आपका जो एम है, जो आपका विजन है, उसकी क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है। और उसकी क्लैरिटी के बाद आपने फिर उसको छोड़ना नहीं है। नो मैटर आपकी शादी होगी, आपके बच्चे भी होंगे, आपने अपनी जो लाइफ है उसको आगे लेके चलना है, बट अपनी हॉबीज़ को नहीं छोड़नी। लाइक मेरे पास जब कोई आता है तो मैं पूछता हूँ आपकी हॉबीज़ क्या है, तो वो सोच में पड़ जाते हैं। इट मीन कि उन्होंने कभी अपनी हॉबीज़ पे काम नहीं किया, और जब तक आपने अपनी हॉबीज़ पे काम नहीं किया, इट मीन कि आपके अंदर का इंसान जो है वो कहीं दब गया है, वो छोटा है, वो उसी तरह बिल्कुल चुन्ना मुन्ना से आपने उसको, है अभी तक, आपने उसको ग्रो नहीं किया, पेम्पर्ड इतना कर दिया कि उसको ग्रो ही नहीं किया आपने। सो ये वो पॉइंट्स हैं जिससे आप अपने मेंटल मैप को एनहेंस करते हैं, इसको अपडेट करते हैं। जैसे मोबाइल का सॉफ्टवेयर हम अपडेट करते हैं, अगर ना हो तो क्या होता है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करते। सिमिलरली आपने अपने माइंड को अपडेट करना है। एनएलपी कहती है कि अपने माइंड को अपडेट करें, माइंड के फिल्टर को अपडेट करें। जितना ज़्यादा आप अपने माइंड के फिल्टर को अपडेट करते जाते हैं, उसकी खूबसूरती है कि आप हर तरह के एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाते हैं, और आपके लिए प्रोग्रेस की जो रेशो है वो 10x हो जाती है एज़ कम्पेयर की जो अपने माइंड को एडजस्ट नहीं करते, अपने माइंड को ग्रूम नहीं करते, एक्सपैंड नहीं करते। सो अल्टीमेटली यही है कि यूथ अपने माइंड के ऊपर काम करे। और कुरान में 130 वर्सेस गौर फिक्र पे हैं, और गौर फिक्र का अमल जो है दिमाग से होता है, दिमाग से शुरू। और मैं यही कहता हूँ कि अगर यूथ दिमाग को समझना शुरू करें, अपने विजन को क्लियर करें कि जाना कहाँ पे है, तो डेफिनेटली ज़िंदगी बड़ी आसान हो सकती है। नई रिसर्चेस आपने देखी है? जी बिल्कुल। 2000 के दिमाग नहीं, दिल जो है वो डिसाइड करता है, तभी तो हम कहते हैं दिल नहीं चाह रहा। अच्छा देखिए, दिल नहीं कर रहा, दिल को सोचने दे। जब आप दिल से सोच के जो चीज़ें करते हैं उसमें आपकी प्रोग्रेस ज़्यादा होती है, एज़ कम्पेयर टू दिमाग से सोच के जब हम चल रहे होते हैं उसमें फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होती है। अच्छा देखें, इसमें भी थोड़ा सा ना दिल बदनाम है। मेन सोर्स आपका दिमाग ही है। दिमाग exactly. है। अच्छा, दिल आपको क्लिक करता है आपके इनसाइड को, जिसमें जैसे मैं कहता हूँ गो विद फ्लो। अच्छा, फ्लो की स्टेट के लिए पहले आपका मेंटल लेवल क्लियर होना जरूरी है। आपका माइंड ही क्लियर नहीं है तो आपका फ्लो भी फिर खराब होगा ना। बिल्कुल। दिल की तब आपने सुननी है जब आप गो विद फ्लो के साथ चल रहे हैं, और गो विद फ्लो के साथ चलेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए फिर आगे चूज़ करना आसान होगा। आप जिस भी फील्ड में है आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा, बिकॉज जब तक आपकी 3 चीज़ें आपकी लाइन होनी चाहिए, एक आपका माइंड, एक आपका हार्ट, और एक आपके एक्शंस। जब ये तीनों चीज़ें अलाइन होती हैं देन आप गो विद फ्लो होते हैं, और फिर वो जो फ्लो की स्टेट है उसमें जो रिजल्ट्स आते हैं वो बड़े शानदार हैं। वंडरफुल। अब हम एक सवाल पीछे कहीं मिस कर गए थे, जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ये जो इमोशनल कनेक्टिविटी है, फॉर मी, मुझे ऐसे लगता है कि आपको वैलिडेशन के लिए, जिस तरह अभी हम ऑफ एयर बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे वैलिडेशन के लिए भी जो बंदा चाहिए वो आपसे इमोशनली ज़्यादा स्ट्रांग होगा, मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो वो आपको वैलिडेट करेगा ना। वरना मुझसे छोटा मुझे कितना कोई वैलिडेट कर सकता है, मुझसे कम एजुकेटेड। अच्छा देखिए, ख़वातीन के केस में न्यू रिसर्चर्स, एज मैंने थोड़ा सा विमेन एंड जेंडर स्टडीज़ भी पढ़ा है, तो वो ये कहती है कि इमोशनल सपोर्ट जो ख़वातीन उन लोगों के साथ कनेक्टेड रहती हैं जो उन्हें हर टाइम इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। बाकी सारी चीज़ें वो छोड़ देती हैं, वो हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं, वो कोई गोल्ड डिगर नहीं होती,
वो सिर्फ उस बंदे के साथ रहती हैं जो उसे इमोशनली उसको केयर करता है, केयर का एलिमेंट है, इमोशनली अंडरस्टैंड करता है। देखिए इंसान इमोशनल मशीन है ना, सो आप जब भी किसी के साथ कनेक्टिविटी बिल्ड करते हैं तो वो इमोशंस की बेस पे करते हैं। जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो इमोशंस को रेडिएट कर रही होती है। सो इमोशंस तो डेफिनेटली आपने अंडरस्टैंड करने हैं और इमोशंस के अकॉर्डिंगली आपने चलना है। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि लाजमी नहीं है कि कोई बहुत एक्सपर्ट होगा जिसकी इमोशनल ग्रिप आपसे बहुत ज़्यादा होगी वही वैलिडेट करेगा। समटाइम एक बच्चा भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, बिकॉज जो कोचिंग की साइंस है 65% पर्सनल ग्रोथ में यूज़ होती है, और कोचिंग कहती है कि इनसाइड एक्टिवेशन के लिए यू जस्ट नीड ट्रिगर्स, और ट्रिगर्स के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस की ज़रूरत होती है। वो क्वेश्चन कभी कोई छोटा बच्चा भी आपसे पूछ सकता है, और जैसे ही वो क्वेश्चन पूछता है आपका इनसाइड एक्टिव हो जाता है, या आपके इमोशन जहाँ पे स्टक होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं और आप इजी हो जाते हैं। सो इसमें आपने अपने माइंड को फिक्स नहीं करना कि जब तक कोई आपसे ऊपर, आपसे इमोशनल स्ट्रांग, आपसे ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होगा तब तक वो आपको वैलिडेट नहीं करेगा। नो, आपको लाइफ में बहुत से ऐसे दैट्स व्हाई हमें वो जो एज गैप वाली मैरिजेस नजर आती हैं वो सक्सेसफुल इन केसेस में होती है। यस यस यस, यू आर वेरी राइट। ठीक है, मैं इसको अभी तक, क्योंकि आप नहीं बैठे हुए थे ना, तो मैं इसको किसी और तरीके से सोच रही थी कि शायद वो आपसे ज्यादा वेल ग्रोन, वेल एजुकेटेड, वेल मेंटली इमोशनली, जैसे मैंने आपको कहा ना कि पेरेंटिंग का सॉफ्टवेयर पेरेंट्स में इंस्टॉल है। अब हमारे लिए एजुकेटेड की डेफिनेशन है जिसके पास डिग्री है, जबकि एजुकेशन ये नहीं है। आप तालीम या इल्म की अगर हम बात करें तो इल्म का मतलब है जाना और आगाह होना, और एक बच्चा भी किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा हमसे जान सकता है, वो हमसे ज़्यादा उसके पास आगाही हो सकती है। तो उस आगाही को हमने इस्तेमाल करना है। वो जो आगाही का सफ़र है ना, वो किसी के पास भी हो सकता है। वो राह चलते हुए किसी बंदे से आपको कोई ऐसी बात मिल जाएगी, वो आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है जिससे आपका इनसाइड कहीं पे स्टक है और वो एक्टिव हो जाता है। सो क्वेश्चनिंग इज़ द मेन की। आप खुद भी सवालात पूछें, बच्चों को भी सवाल पूछने दें, और पेरेंट्स के लिए ये है कि वो अपने बच्चों से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछें, उनके क्वेश्चंस के आंसर दें, ताकि उनके माइंड के अंदर, उनके रिलेशन के अंदर एक क्लैरिटी आए, और जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी ट्रस्ट लेवल उतना बिल्ड होगा। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वाज ट्रस्ट लेवल कैसे गेन किया जाए टीन एजिंग में। देखें, टीन एजिंग में ट्रस्ट लेवल गेन करने का जो सिंपल वे है कि आप बच्चों को सुनना शुरू करें, अपने लिसनिंग मसल्स बिल्ड करें, बिकॉज पेरेंट्स बच्चों को सुनते नहीं है। देखें, जब कोई बच्चा आया मेरे पास और उसने अपनी कोई बात करनी है, और अगर मैं उसे सुनूंगा नहीं तो मैंने उसके माइंड में एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दी। अब वो नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो उस रेजिस्टेंस के साथ आएगा। अब हमारा जो रिलेशनशिप है उसमें गैप आ गया। अब कंटिन्यूसली जब आप इस पैटर्न को रिपीट करते हैं तो बच्चे के माइंड में इतनी रेजिस्टेंस बन जाती है कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं करता। अब वो अपनी किसी बात करने की जरूरत नहीं, फिर वो पेयर ग्रुप के पास जाते हैं, क्योंकि किसी प्रॉब्लम, किसी चैलेंज को आपके साथ शेयर नहीं करेगा। अब इसके अगर हम मुझे आज भी याद है कि मेरे वालिद साहब जब भी उनको नजर आता था कि मैं कहीं पे कुछ गलत कर रहा हूँ तो मुझे डायरेक्टली कुछ नहीं कहते थे, अम्मी से कहलवाते थे? नहीं, वो मुझे स्टोरी सुनाते थे। ओके, ठीक है ना। अच्छा, वो कुछ स्टोरी सुनाएंगे अपने किसी दोस्त की, अपने किसी दौर की, और उसके साथ उसको अलाइन करेंगे। और उसकी की लर्निंग क्या होती थी, वो मुझे खुद भी इनसाइड में एक्टिव हो जाता था कि राइट नाउ मैं गलत डायरेक्शन पे जा रहा हूँ, और मैं अल्टीमेटली अपने ट्रैक को सीधा कर लेता था। सो लिसनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स जब सुनते नहीं हैं, लाइक कि मैं और डॉक्टर सद हम ट्रैवल इकट्ठे कर रहे थे और हमारे सामने एक बुजुर्ग थे और उनका एक साथ बेटा बैठा हुआ था। गालिबन 2 घंटे का सफ़र गुजर चुका था, लेकिन यकीन माने बाप बेटे के दरमियान एक भी कन्वर्सेशन नहीं हुई। और मैं और डॉक्टर साहब यही डिस्कस कर रहे थे कि देखें 2 घंटे से बाप बेटा एक साथ हैं, इन्होंने आपस में अभी तक कोई बात नहीं की, क्योंकि बाप को ये लगता है कि मुझे इससे बात नहीं करनी चाहिए, मेरा रोब खत्म हो जाएगा। अब वो जो गैप है, देखिए ये एक बहुत बड़ा गैप है। कन्वर्सेशन होनी चाहिए पेरेंट्स के और बच्चों के दरमियान। जो कन्वर्सेशन है, क्वालिटी ऑफ कन्वर्सेशन रिलेशन ऑफ जो आपकी रिलेशन की क्वालिटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पेरेंट्स बच्चों के साथ जिस क्वालिटी की कन्वर्सेशन करेंगे, रिलेशन भी वैसा ही होगा। फिर बच्चे अपनी हर बात आके शेयर करेंगे, ट्रस्ट का लेवल भी बिल्ड होगा, और बच्चा अपनी कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन पेरेंट्स से बिल्कुल ईजीली डिस्कस करेगा। और डेफिनेटली पेरेंट्स बच्चे का बुरा नहीं चाहते, वो सोल्यूशन भी वैसा ही देंगे। जब वो पीयर ग्रुप से जाकर डिस्कस करता है तो समटाइम उसको अनमेच्योर सोल्यूशन मिलता है, जिसकी वजह से वो डिट्रैक्ट हो सकता है, और उसका मेंटल उसका प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल। सो लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद अगला फेज आता है जब हम अपने यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन कर रहे होते हैं। सो वहाँ पर
क्या सपोर्ट रिक्वायर्ड है यूथ को टू गो टू द यूनिवर्सिटी, क्योंकि इंटरमीडिएट तो वो वाला टाइम होता है जिसमें आप डिसाइसिव मोड में होते हैं, जिससे आप फैसला कर रहे होते हैं। ये भी हमें बहुत देर के बाद समझ आती है। हमें तो एटलीस्ट पढ़ने के गुजरने के बाद समझ आई कि ये वाला टाइम होता है जिसमें आप अपना कैरियर, माइंड मैप बना 100% बन जाना चाहिए। अगर तब भी नहीं बना तो फिर तो कब क्या बनेगा? फिर क्या फिर कंफ्यूजन है ना, फिर तो डायरेक्टली हाउ टू रिमूव दैट ऑब्स्टेकल, ये वाला बैरियर कैसे ख़त्म करना है, तोड़ना है कि जब हम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। यस अच्छा, नहीं डिसाइड कर पाए कि हमने आगे भी क्या करना है। लेट्स से कि मैंने ग्रेजुएशन भी कर ली, 16 साल की एजुकेशन हो गई मेरी, और फिर भी मैं नहीं डिसाइड कर पाई कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी भी मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने CS पढ़ा है लेकिन मुझे मीडिया में जाना है, मैंने मीडिया पढ़ा है लेकिन मुझे कंप्यूटर साइंस ही सीखना था। क्या देखिए, सक्सेसफुल लोगों की जो हैबिट है ना, वो ये है कि वो एंड को माइंड में रखते हैं। ठीक है, अब जब आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आपके माइंड में यूनिवर्सिटी के बाद की अगर इमेज नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो फिर तो आप ब्लफ ही खेलेंगे। फिर आप जो भी सिलेक्शन करेंगे वो किसी ना किसी इन्फ्लुएंस की वजह से होगी, और फिर आपकी अलाइनमेंट नहीं होगी। बाय चांस अगर कोई अलाइनमेंट बन जाए तो बन जाए, अदरवाइज बड़ी मुश्किल होगी। सो इसके लिए बेस्ट ये है कि आप बच्चे को आगे की क्लैरिटी पहले उससे पूछें कि बेटा आगे क्या करना है। ठीक है, आप ये डिग्री करना चाह रहे हैं, इसके बाद का आपका क्या स्कोप है, आप क्या करना चाह रहे हैं। अगर वो क्लैरिटी उसके पास है तो डेफिनेटली वो आगे की क्लैरिटी ये यूनिवर्सिटी के सफर को क्लियर कर देती है। तो यूनिवर्सिटी हमें कैरियर काउंसलिंग क्यों नहीं देती? जब हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं और हम कहते हैं कि मुझे ये बनना था लेकिन मैं ये बन रहा हूँ, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको क्यों नहीं अनलाइन कर देती? देखिए, वहाँ पे तो यूनिवर्सिटी के पास एक प्रोसेस होना चाहिए जिसमें एक स्टार्टिंग असेसमेंट हो जाए, फिल्टर हो जाए, बट उसके साथ साथ देखिए ये पेरेंट्स की और बच्चे की अपनी जिम्मेदारी भी है। हमें खुद भी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। लाइक के मुझे याद है कि FSC में मैं प्री इंजीनियरिंग में था और मुझे आइडिया हो गया, मेरे अंदर के बल्ब ने कह दिया कि भाई आप इंजीनियर नहीं हैं और ये जो आपने दोस्तों की वजह से फील्ड सेलेक्ट की थी गलत है। तो मैंने जब अपने वालिद साहब से डिस्कशन की तो उन्होंने पूछा क्या करना चाहते हो, तो मैंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं घूमने फिरने के साथ कंप्यूटर को इजीली उड़ा सकता हूँ। इसमें 70% मार्क्स मैंने लेना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं आगे BSc में आ गया और ऐसे ही हुआ कि मेरे टारगेट्स होते थे 65 to 70% मार्क्स लेने हैं और उसके लिए मैं सिलेक्टिव स्टडी करता था, लेकिन 65 to 70% मार्क्स आते थे। ये नहीं है कि फिर उसमें कमी होनी है, वो एग्जैक्ट आने हैं। लाइक मुझे आज भी याद है कि हमारा मैथ का पेपर था, तो मेरा एक दोस्त है मुझे कहता है यार कि ये वेक्टर वाली एक बुक है, एक और बुक है, इस बुक में से लाजमी आएगा। तो मैंने कहा आई नो कि इस बुक में से आएगा, बट मैंने जो माइंड में अपनी परसेंटेज सेट की है वो है 70%। हाँ, उसमें वेक्टर वाला चैप्टर मैंने पीछे कर दिया है। 65% तो ऑलरेडी इन 2 बुक से आ जाएगा, तो मेरी इनकी तैयारी है, मैंने उस बुक को हाथ भी नहीं लगाना। बिल्कुल ठीक है। सो देन मुझे आइडिया हो गया कि मैंने जब अपने इनर सेल्फ को अलाइन किया तो मेरे लिए वो फिर डिग्री बड़ी इजी थी। देन मैंने फिर आगे MS किया, तो MS में भी सब मुझे कहें कि आप इतना घूमते फिरते हैं और मुख्तलिफ काम करते हैं, तो आप कैसे करेंगे। तो सबको डाउट था, बट मुझे क्लैरिटी थी। मैंने रिसर्च पेपर भी लिखे और इजीली मैंने 3.5 CGPA के साथ मैंने अपनी डिग्री भी कंप्लीट की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। थैंक यू फॉर हैविंग मी सोफिया, और बड़ा ज़बरदस्त रहा नेचुरल कन्वर्सेशन और बहुत मज़ा आया। थैंक यू। यूर वेलकम। तो शेपिंग फ्यूचर की हमने आज बात की कि यूथ कैसे अपनी फ्यूचर को शेप अप कर सकते हैं। उसके लिए हमारे साथ CEO शेपिंग फ्यूचर मौजूद थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल द टाइम वी मीट अगेन। अगर आप भी यूथ से हैं और आपका भी कोई सवाल है तो हमसे ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपके सवालों को यकजा करके नेक्स्ट टाइम फिर बुलाएं इन्हें और इनसे पूछें कि हाउ टू डू दिस थिंग और कैसे अपनी लाइफ में बेहतरी लेकर आनी है। टॉक्स अबाउट फ्यूचर की आज की सीरीज़ के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी।